Hello students, how are you all? I am Sarita Patil and welcome back to my YouTube channel Ecoso. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स एंड किन की डिमांड कर अंडर ओलिगोपोली। तो ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, ओलिगोपोली होती क्या है। Oligopoly is a market form in which there are few sellers of a commodity selling homogeneous or differentiated products. सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ओलिगोपोली में किसी भी कमोडिटी के फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 से और मिनिमम 2 सेलर्स हो सकते हैं, तो वो ओलिगोपोली मार्केट में आता है। उसमें भी अगर 2 ही सेलर है तो उसे डिओपोली भी कहा जाता है। अब ये जो सेलर्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक तो होमोजीनियस होता है, जैसे कि हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा है, या फिर वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है। मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है या फिर एक दूसरे से थोड़ा अलग भी हो सकता है, पर वो प्रोडक्ट सेम नीड सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ऑटोमोबाइल से कार है, तो हर एक कार सेम नीड हमारी सेटिस्फाई करती है, बट वो कैसी होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। उसका ब्रांड अलग होता है, फीचर्स अलग होते हैं, कलर अलग होता है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। देन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज अलाउड बट वेरी डिफिकल्ट। ओलिगोपोली मार्केट में जनरली न्यू फर्म्स को एंटर करना अलाउड है, न्यू फर्म एंटर कर सकती है, पर वो इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो क्या करती है, मार्केट में अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी या फिर रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों पे अपना होल्ड रखती है, वो कंट्रोल करके रखती है रॉ मटेरियल वगैरह। वो बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है, जो कि न्यू फर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए न्यू फर्म की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल यानी कि कार देखो, हर एक कार या फिर ट्रक या फिर बाइक्स, ये सब का हर एक क्या होता है, हर एक का अलग अलग ओलिगोपोली मार्केट है, क्योंकि उसमें फ्यू सेलर्स है। देन रेफ्रिजरेटर्स के अलग अलग ब्रांड है। डोमेस्टिक एयरलाइंस है, जैसे कि एयर इंडिया है, विस्तारा है, जेट एयरवेज है, ऐसे कुछ फ्यू फर्म्स हम लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में देखते हैं। तो यहाँ पे होता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली का हम लोग और एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कुछ साल पहले देखो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ये भी क्या आती है, ओलिगोपोली मार्केट का एक पार्ट है। कुछ साल पहले इस मार्केट में रिलायंस जियो ने एंटर किया था, और जब रिलायंस जियो ने एंटर किया तो बिकॉज ऑफ जियो बाकी फर्म्स की भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज चेंज हो चुकी थी। जैसे कि जियो ने स्टार्टिंग में फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, उससे कम्पीट करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, अपने भी मोबाइल रिचार्ज पैक के चार्जेस कम कर दिए थे। तो ये क्या हुआ, एक ओलिगोपोली मार्केट का ही एग्जाम्पल है, जो हम लोग इन डिटेल आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं ओलिगोपोली के फीचर्स। स्टूडेंट्स, ओलिगोपोली का फर्स्ट फीचर है फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स से मतलब सेलर्स का जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा नहीं है। इन केस देर आर मोर सेलर्स अ फ्यू विल बी डोमिनेंट। मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि जिसमें सेलर्स 10 से भी ज़्यादा है, बट जब 10 से ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो उसकी सिचुएशन में क्या होता है, उसमें से जो फ्यू होते हैं, 2, 4 या 5, 6 से होते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो इसीलिए इसे भी हम लोग ओलिगोपोली मार्केट में इंक्लूड करते हैं। देन होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, ऑलरेडी हमने देखा है, वो एक तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है, और जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक तो ट्रेडमार्क के फॉर्मेट में होता है, या फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन या फिर सर्विस अलग होती है, और इसीलिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। और यहाँ पे और एक बात है कि कंपटीशन होने की वजह से देखो फ्यू फर्म्स है, बट उनमें कंपटीशन भी होता है, तो यहाँ पे ब्रांड रॉयल्टी बिल्ड करना फर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस ओलिगोपोली में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है, और ऑन द अदर हैंड अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है तो उसे डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एंट्री इज पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसमें एंट्री क्या है, पॉसिबल है, बट वो डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि कुछ पुरानी फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट में जो फिनेंशियली स्ट्रांग है, उनके पास टेक्नोलॉजी है,
तो वो क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज़ करके न्यू फर्म्स के एंट्री में कुछ बैरियर्स लगा देती है, जिससे न्यू फर्म्स को मार्केट में एंटर करना डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे एंट्री पॉसिबल है, बट क्या है, डिफ़िकल्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। एन इंडिविजुअल फर्म इज नाइदर फ्री नॉर इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। ओलिगोपोली में कोई भी सिंगल फर्म अपने प्राइस एंड आउटपुट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं है, वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्यू फर्म्स है, फर्म के प्रोडक्ट के लिए बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या होता है, इसको अगर खुद का प्राइस का या फिर आउटपुट का डिसीजन लेना भी है तो उसे ये सोचना पड़ता है कि अगर सपोज वो प्राइस कम करता है तो अदर फर्म्स क्या करेगी, या फिर अगर वो आउटपुट बढ़ाता है तो क्या अदर फर्म भी आउटपुट बढ़ाएंगे या अदर फर्म्स आउटपुट कम करेगी। ये सब चीज़ों के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब वो अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको पहले ही सोचना पड़ेगा कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज भी करता हूँ या फिर मैं प्राइस डिक्रीज भी करता हूँ तो उसका सामने वाला फर्म कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकता है। मतलब वो अदर फर्म्स पे डिपेंडेंट है अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए आप देखो कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे होते हैं कि जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर रहती है, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। देन नेक्स्ट इज अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी में क्या होता है कि अगर एक फर्म प्राइस चेंज करती है तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड क्या चेंज होगी, बढ़ेगी या कम होगी, उसके बारे में अनसर्टनिटी होती है। अब ये अनसर्टनिटी क्यों होती है? क्योंकि इफ़ वन सेलर इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, राइवल्स विल नॉट इंक्रीज द प्राइस टू सेल मोर एट लोअर प्राइस। मतलब क्या कि अगर सपोज एक फर्म है, फर्स्ट फर्म है, जिसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की। अब इस फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की तो क्या होगा, इसकी डिमांड तो कम होगी, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, उसके जो राइवल्स है वो क्या कर रहे हैं, राइवल्स भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। राइवल्स की प्राइस एज इट इज़ है, पहले जितनी ही है। अब देखो, राइवल्स ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, सिर्फ एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया है। तो क्या होगा, इस एक फर्म के प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होने से उसका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगा होगा और राइवल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ता होगा, चीप होगा। और इसीलिए इसके जो कस्टमर्स है वो राइवल्स के पास चले जाएंगे और राइवल्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। पर जिस फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा घटेगी। मतलब अगर वो प्राइस 2% से इंक्रीज करता है तो डिमांड शायद 20% से कम हो जाए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसको लॉस ही होगा, इसीलिए वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, इफ वन सेलर रिड्यूसेस द प्राइस, अदर्स विल फॉलो हिम एंड रिड्यूस द प्राइस। देखो, सेलर्स क्या होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर एक फर्म ने प्राइस कम किया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फर्म ने प्राइस कम किया, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ने प्राइस कम किया तो बाकी चुप बैठने वाले नहीं है। उनको पता है कि अगर इसने प्राइस कम किया है तो उनकी डिमांड अफेक्ट होगी, और इसीलिए सेम टाइम में बाकी जो फर्म्स है वो भी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करती है। और इस वजह से जो फर्स्ट फर्म है जिसने पहले प्राइस कम किया था, उसने प्राइस कम करने के बाद भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एट द सेम टाइम बाकी सब फर्म ने भी क्या किया है, प्राइस में रिडक्शन किया है। इसका मतलब यहाँ पे अनसर्टनिटी है, उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि अगर वो प्राइस कम करेगा तो डिमांड एग्जैक्टली कितनी बढ़ेगी, या फिर अगर वो प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड एग्जैक्टली कितनी घटेगी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अनसर्टनिटी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर है ओलिगोपोली का इनडिटर्मिनेटनेस। इनडिटर्मिनेटनेस ये होता है डिमांड कर्व का इनडिटर्मिनेटनेस। मतलब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है।
ऑन दी अदर हैंड मोनोपोली में क्या होता है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बट वो लेस इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी कम है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिमांड कर्व वी सी अंडर मोनोपोली। देन आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे भी डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट मोर इलास्टिक है, मतलब वो ऐसा स्लोप आएगा। अब ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मोनोपोली में एक सिंगल फर्म है, प्रोडक्ट के लिए कोई भी अल्टरनेट कोई भी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए डिमांड कर लेस इलास्टिक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और इसीलिए डिमांड कर्व कैसा है, मोर इलास्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है और इसीलिए डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऑन दी अदर हैंड ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व होता है वो किंग की डिमांड कर्व होता है, उसका एक कोई भी डेफिनेट स्लोप नहीं होता और इसीलिए डिमांड कर्व कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। अब हम लोग देखते हैं डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर ओलिगोपोली। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि हमें किंग की डिमांड कर्व यानी कि ओलिगोपोलीज का डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं प्राइस, एक्स एक्सिस पे शो करते हैं क्वांटिटी। देन हमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स को बनाने के बाद एक चीज़ बनाते वक्त एक चीज़ याद रखो कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए एंड देन हम लोग डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। इस केस में क्या होता है, डिमांड कर्व हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट पार्ट है डिमांड कर्व का जो मोर इलास्टिक है एंड देन डिमांड कर्व का सेकेंड पार्ट है जो कि लेस इलास्टिक है। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक मोर इलास्टिक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा जो कि ज़्यादा इलास्टिक है, कर्व ज़्यादा फ्लैट है। देन जो नीचे वाला हिस्सा है के पॉइंट से नीचे वाला वो लेस इलास्टिक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं केडी जो पोर्शन है वो लेस इलास्टिक है, डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीप है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ऊपर वाला हिस्सा मोर इलास्टिक क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी फर्म ओलिगोपोली में कोई एक सिंगल फर्म प्राइस इंक्रीज करती है तो क्या होगा, उसके जो राइवल्स हैं वो अपनी प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, उनकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट फर्म की प्राइस ज़्यादा है, राइवल्स की प्राइस कम है। इस वजह से फर्स्ट फर्म जब प्राइस इंक्रीज करती है तो उसने थोड़ी भी प्राइस इंक्रीज की ना तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है और इसीलिए ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा इलास्टिक है। यहाँ पे इनिशियली प्राइस है ओपी, अगर फर्म प्राइस इंक्रीज करती है ओपी से OP1 तक, ओके यहाँ पे K1 पॉइंट में देखो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज की है फ्रॉम P टू P1, लेकिन K1 पॉइंट में क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 तक मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिक्रीज होती है। प्राइस थोड़ी इंक्रीज की, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई और इसीलिए ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, मोर इलास्टिक है। देन नीचे वाला डिमांड कर्व का हिस्सा लेस इलास्टिक है, क्योंकि अगर फर्स्ट फर्म प्राइस डिक्रीज करती है तो क्या होगा, जो राइवल फर्म्स है वो भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करेंगे। अभी सब फर्म की प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है और इसीलिए जो फर्स्ट फर्म है जिसने सबसे पहले प्राइस कम की थी वो बहुत ज़्यादा प्राइस कम करके भी उसकी डिमांड थोड़ी सी ही इंक्रीज होती है, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है, डिमांड थोड़ी सी ही इंक्रीज होती है। तो इस केस में फर्म को फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखते हैं ये भी हम लोग एग्जाम्पल कि यहाँ पे प्राइस OP इनिशियल प्राइस है तो OP से प्राइस उसने OP2 तक डिक्रीज की। देखो K2 पॉइंट में जब प्राइस OP2 है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज तो हुई है लेकिन Q से Q2 तक ही इंक्रीज हुई है। प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई है और इसीलिए नीचे वाला हिस्सा कैसा है, लेस इलास्टिक है। अब देखो ये दोनों केसेस में मतलब जब ऊपर वाला जब सेलर प्राइस इंक्रीज करता है, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज की, डिमांड बहुत ज़्यादा घट गई तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो प्राइस कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा।
ऑन दी अदर हैंड अगर उसने प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ की तो इतनी प्राइस डिक्रीज़ करने के बाद भी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सेलर क्या करेगा, वो प्राइस डिक्रीज़ भी नहीं करेगा। इसका मतलब सेलर जो एग्जिस्टिंग प्राइस है ओपी उसको स्टिक रहेगा, वो एग्जिस्टिंग प्राइस ही फॉलो करेगा, वो ना इंक्रीज करेगा या ना फिर डिक्रीज करेगा। और इसीलिए यहाँ पे डिमांड कर जो है उसको के पॉइंट में किंग है यानी कि बैंड है। तो हमारा डिमांड कर है डी के डी, जिसे के पॉइंट में बैंड है, किंग है, और इसे कहते हैं किंग की डिमांड कर्व। और ये जो किंग की डिमांड कर्व है ये हमें हमेशा ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी शो करता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ओलिगोपोली का डिमांड कर कौन सा है, किंग की डिमांड कर, वो क्या शो करता है, प्राइस रिजिडिटी शो करता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोसो एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे। ऑल्सो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू एंड टेक केयर। तो ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए कि ओलिगोपोली में किसी भी कमोडिटी के, ये आवाज़ आला, जैसे कि एयर इंडिया है, हे अजून काय रे, एयर इंडिया आणि अनसर्टनिटी